हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ़ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करने वाले हैं पार्किंसन डिसीज़ के जो पेशेंट हैं उनके बारे में। बेसिकली हमारा जो मकसद होगा इस वीडियो को बनाने का कि जो पार्किंसन के पेशेंट हैं उनको जो है फ़िज़िकल रिहैब किस तरह से करवाएं, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। तो इस वीडियो में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्किंसन डिसीज़ के बारे में कि पार्किंसन जो डिसीज़ है, जो बीमारी है, वो किस तरह की बीमारी है, किन और किस तरह के पेशेंट में ये बीमारी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। पार्किंसन जो डिसीज़ है, जो पार्किंसन बीमारी है, जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन पेशेंट को पार्किंसन की बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। पार्किंसन जो बीमारी है वो बेसिकली एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी आपके जो ब्रेन है, आपका ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं डिजनरेट हुए हैं। अगर हम इसके कॉज के बारे में बात करें कि किस वजह से पार्किंसन बीमारी हुई है, क्या इसकी वजह हो सकती हैं, तो हमारे पास कोई एक एग्जैक्ट रीज़न नहीं है कि पार्किंसन जो बीमारी है वो किसी इस ख़ास वजह से हुई है। तो अभी हम इस बारे में बिल्कुल कुछ एग्जैक्ट नहीं जानते कि पार्किंसन किस वजह से हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ब्रेन में न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, एक तरह से जो न्यूरॉन्स है वो कहीं ना कहीं डिजनरेट हो गए हैं, इस वजह से आपको ये बीमारी हुई है। अब ब्रेन में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डोपामिनर्जिक फैक्टर। वहाँ से जो है एक केमिकल रिलीज़ होता है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन का क्या काम है कि आपके ब्रेन और आपकी बॉडी के बीच में ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है, मैसेजिंग की तरह काम करता है कि जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करता है। अब आपके जो डोपामिनर्जिक फैक्टर्स हैं उनमें अगर डिजनरेशन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो डोपामाइन है उसका लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के पेशेंट में क्या होता है, इस तरह के पेशेंट जो होते हैं, जो पार्किंसन के पेशेंट बेसिकली होते हैं, उनके जो मूवमेंट है बेसिकली सबसे ज़्यादा जो उनके असर होता है वो होता है उनके मूवमेंट के ऊपर। अगर हम मेडिकल टर्म की बात करें तो हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है कि जो पेशेंट है, जो पार्किंसन का जो पेशेंट है, उसके जो मूवमेंट है उनमें कहीं ना कहीं स्लोनेस आ जाएगी। वो जिस एफिशिएंसी के साथ में, जिस ऊर्जा के साथ में अपने मूवमेंट को पहले करते थे, वो दोबारा से अपने मूवमेंट उस तरह से नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इस सिम्टम्स को, इस लक्षण को जो हम कहते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। इसके अलावा आप पार्किंसन के पेशेंट में देखेंगे कि उनका हाथ जो है वो रेगुलरली इस तरह से कांपता रहता है, ट्रेमर, एक तरह से शिवरिंग पेशेंट को देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा मान लीजिए जब वो चलते हैं तो उनका जो गेट है, बेसिकली उनकी जो वॉकिंग है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो गई होती है। जब वो पेशेंट चल रहे होते हैं तो आगे की तरफ झुक के वो चल रहे होते हैं। इसके अलावा आपने एक चीज़ और देखी होगी, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि लगातार कुछ पेशेंट में ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट में ऐसा हो। इवन ये भी है कि हर पेशेंट में आपको जो शिवरिंग है, जो आपका पेशेंट है वो इस तरह से अगर उसके हाथ हिल रहे, हो सकता है कि कुछ पेशेंट में ये चीज़ आपको दिखाई भी ना दे। तो इसी तरह कुछ पेशेंट में होता है कि उनके मुंह से जो लार बेसिकली टपकती रहती है, लगातार टपकती रहती है, बीच में एपिसोड ऐसे आते रहते हैं कि उनकी लार टपकती रहती है। इसके अलावा और भी फंक्शन हैं जो वो प्रॉपरली नहीं कर पाते, वो अपना फोकस चीज़ों में नहीं बना पाते, वो उनकी मेमोरी डेटोरेट हो गई होती है, कम हो गई है, वो कहीं ना कहीं अच्छे से सोच नहीं पा रहे होते हैं, अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उन्हें सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। इवन कुछ पेशेंट में ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी होता है कि वो अपने यूरिन को जो है, अपने ब्लैडर को जो है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अपने पेशाब को कहीं ना कहीं रोक नहीं पाते, उनका कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ऐसे बना रहता है। तो इस तरह के पेशेंट के लिए हमने कुछ इस तरह से एक प्रोटोकॉल बनाया है, किस तरह की वो फिज़िकल एक्टिविटी करें, किस तरह की वो कोशिशें करें, किस तरह के वो एक्सरसाइज करें, किस तरह से वो योगा कर सकते हैं कि वो अपनी जो इस बीमारी को जो है वो कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। देखिए, इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जो पार्किंसन डिसीज़ है, जो पार्किंसन बीमारी है, वो अपने आप में एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है। प्रोग्रेसिव का यहाँ मतलब होता है कि एक बढ़ती हुई बीमारी है जो हमेशा के लिए चलती रहती है। 100% अगर क्योर की बात की जाए तो 100% क्योर इस बीमारी का शायद ही होता हो, लेकिन जो पार्किंसन के पेशेंट हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। वो जो एक प्रोग्रेशन है, एक तरह से बीमारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी की जो एफिशिएंसी है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन रख सकते हैं,
आप अपनी ब्रीदिंग को अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि उन पेशेंट में जो पार्किंसन के पेशेंट होते हैं कहीं ना कहीं उनका जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो गया होता है। तो वो हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए बताएं कि आप जो हैं वो चीज़ें घर पर करें। पार्किंसन के जो पेशेंट हैं वो चीज़ें घर पर करें, अपनी ब्रीदिंग को, अपने नेक के मूवमेंट को, अपने हैंड के मूवमेंट को, अपने ट्रिमर को, जो सलाइवा उनके मुंह से निकलता है उसको। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जैसे मैंने पहले भी इस बात का आपसे जिक्र किया कि जो पेशेंट है वो अपने ब्लैडर का कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब कि उनका जो यूरिन है वो पास हो जाता है। तो किस तरह की वो एक्सरसाइज करें कि अपनी जो ब्लैडर है बेसिकली उसका कंट्रोल वो दोबारा से शुरू कर दें। हमने 4 ऐसी एक्सरसाइज आपके लिए इस वीडियो में जोड़ने की कोशिश की है, जिन्हें करने के बाद आप कहीं ना कहीं अपने पार्किंसन के जो फैक्टर हैं, जो लक्षण हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं और अपनी जो क्वालिटी है लाइफ की, जो बेसिकली क्वालिटी है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी बरकरार रख सकते हैं। अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, मान लीजिए आपको उठना है, चलना, खाना पीना, बैठना, ये सारी चीज़ें भी आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे। तो आप कोशिश करिए जो चीज़ें मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने वाला हूँ वो आप अपने पेशेंट को रेगुलरली करवाइए, ताकि आपका जो पेशेंट है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने आप से परफॉर्म करने लगे और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए। तो सबसे पहला जो योग है जो मैंने आपको पहले बताया कि वो है प्राणायाम। प्राणायाम बेसिकली अगर हम देखें योगा के पौराणिक इतिहास के मुताबिक, तो प्राणायाम जो है वो बहुत ही आपके लिए, किसी भी पार्किंसन पेशेंट के लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। यहाँ हमने कोशिश की है कि पार्किंसन के पेशेंट के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरी योगा है, जो भी एक्सरसाइज हैं, वो आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बता सकें। तो सबसे पहले बात जो हम करने जा रहे हैं वो है प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम जो है वो बेसिकली एक योगा की एक एक्सरसाइज है, जिसके ज़रिए आप अपने जो है आप ऑक्सीजनेशन लेवल को, यानी ऑक्सीजन के लेवल को अपने शरीर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपने स्किन में जो है जो टॉक्सिक आपकी स्किन में हो चुके हैं उनको आप कहीं ना कहीं रिलीज़ कर सकते हैं। आप अपनी मांसपेशियों को, जो बेसिकली आपके श्वास में यानी आपके सांस लेने में आपकी मदद करती हैं, उसमें आप जो है स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, उनकी मजबूती कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के ज़रिए कि किस तरह से पार्किंसन के पेशेंट जो हैं, जिन्हें ब्रीदिंग में मान लीजिए प्रॉब्लम होती है या उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो चुकी है, उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं है, क्योंकि पार्किंसन अपने आप में एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है। मतलब इसका ये है कि जो पार्किंसन बीमारी है वो समय के साथ बढ़ती चली जाती है। तो किसी भी पार्किंसन के पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जो ज़िंदगी की गुणवत्ता है, जो अपनी जीवन की जो गुणवत्ता है, उन्हें इन योगा एक्सरसाइज के ज़रिए या और जो फिज़िकल रिहैबिलिटेशन है उसके ज़रिए जो है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, अपनी ब्रीदिंग को कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव कर सकता है। तो सबसे पहले जो हम व्यूवर्स बात कर रहे थे प्राणायाम के बारे में, तो प्राणायाम जो है वो एक श्वास क्रिया है, बेसिकली एक रेस्पिरेशन यानी एक ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिसमें आप अपने शरीर की स्पेशली उन मांसपेशियों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो आपकी ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं। आप इस जब प्रोसीजर को करते हैं तो आप अपने ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। जितना ज़्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने की वजह से आपका ब्रेन जो है प्रॉपर्ली वर्क करता है, अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि जो पार्किंसन के पेशेंट हैं कहीं ना कहीं उनको ये मालूम है कि पार्किंसन जो है अपने आप में एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें एक स्पेशल केमिकल होता है डोपामाइन, वो उनके ब्रेन से रिलीज़ नहीं हो रहा होता, जिससे उनके ब्रेन और उनकी मसल्स के बीच में जो मैसेजिंग है, जो संचार का आदान प्रदान है, वो सही से नहीं हो पा रहा होता। तो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि प्राणायाम उन पेशेंट को बताएं। इसके फ़ायदों पर मैं और आपको आगे बताऊँगा। शुरुआत करते हैं प्राणायाम के बारे में। तो पेशेंट प्राणायाम जो है वो कोशिश करें कि सुबह जब आप उठते हैं तो उठने के बाद आप ये एक्सरसाइज, ये योग कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी मैट के ऊपर आराम से अपने बरामदे में या कहीं भी बाहर ऐसे जहाँ पर आपको स्वच्छ हवा मिल सके वहाँ आप बैठें। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से एक अवस्था में बैठ जाने के बाद अपने दोनों हाथों को
एक इस पोजीशन में लेके जाने के बाद आप ये कोशिश करेंगे कि अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लगाएंगे। बेसिकली प्राणायाम में ये है कि जब आप सांस अंदर की तरफ खींच रहे हैं, बेसिकली सबसे पहली बात कि प्राणायाम में एक तरह से 3 एक स्टेप हैं कि आपको सबसे पहले श्वास अंदर की तरफ लेना है, आपको उस सांस को, आपको जो आपने एयर ब्रीथ की है उसको रोक के रखना है, उसके बाद उसको आप रिलीज़ करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए करके बता देता हूँ कि किस तरह से आप जो है घर पे रह के प्राणायाम कर सकते हैं। आप इस अवस्था में बैठ जाएंगे, अपने सीने को कोशिश करें कि इस अवस्था में लेके बैठ जाएं, हाथ आपके कुछ इस पोजीशन में होने चाहिए। उसके बाद आप अंदर की तरफ सांस कुछ इस तरह से खींचेंगे। जब आप प्राणायाम कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर होना चाहिए कि किस तरह से आपका जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं वो किस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं। जितना आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग के ऊपर रहेगा उतना प्राणायाम जो है बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोशिश करें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्राणायाम में आपको ये कोशिश करनी है कि आप पहले सांस लें, नाक से पूरी तरह से श्वास खींचें, सांस खींचें, उसके बाद में आप उस चीज़ को होल्ड करके रखें। जितने समय भी पेशेंट का किसी का हो सकता है कि 2 सेकंड के लिए होल्ड रखे, कोई पेशेंट हो सकता है कि 3 सेकंड के लिए होल्ड रखे। तो जितना आप रिटेन उसको कर सकते हैं, जितना रिटेंशन आप कर सकते हैं उतना रिटेंशन करें। इवन जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो भी प्राणायाम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्किंसन का पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, वो पेशेंट भी प्राणायाम जो है बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम होगा लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं रिटेंशन 4 सेकंड के लिए कर रहा हूं तो कोई पेशेंट ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 से कम सेकंड करे, 2 सेकंड करें। लेकिन आप ब्रीथ करने के बाद उस हवा को, उस जो आपने श्वास लिया है, अपने लंग्स में थोड़ी देर के लिए रोकेंगे ताकि आपके लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को गेट करें, कंज्यूम करें, उसके बाद आपके ब्रेन तक वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा दें। दोबारा से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपको अंदर की तरफ कुछ इस तरह से सांस खींचनी है, इस पोजीशन में आपको बैठना है। सांस आप हमेशा याद रखिए कि आपको अपने नाक से सांस लेनी है, रिटेन करनी है और दोबारा से आपको अपनी नाक से ही सांस को छोड़ना है। जब आप इस तरह का प्रोसीजर करते हैं तो जितने भी इंटॉक्सिकेंट्स आपकी बॉडी में हैं कहीं ना कहीं आप उनको रिलीज़ कर रहे होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जब ये आप प्राणायाम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप अपने शरीर के अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं, जो ऊतक हैं, जो सेल्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। तो होता ये है कि मान लीजिए ये जो एक्सरसाइज स्पेशली हम बना रहे हैं वो है पार्किंसन के पेशेंट के लिए। तो पार्किंसन के पेशेंट हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिनका एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा यानी उनके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो उनका ब्रेन कहीं ना कहीं अच्छे से फंक्शन करने लगता है। इवन जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं तो इससे आपके जो ब्लड प्रोडक्शन है उसमें भी बहुत अच्छा एक फ़र्क पड़ता है। इसके साथ में जो ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बाइंड होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन का सैचुरेशन आपके शरीर में बढ़ गया होता है प्राणायाम की वजह से। तो जो भी पेशेंट हैं, बेसिकली जो पार्किंसन के पेशेंट हैं, वो कहीं ना कहीं प्राणायाम के ज़रिए अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन कर सकते हैं। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है। उसके बाद आपको अपनी, जब आप अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपका जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ इस तरह से उठ रहा है और आपने जो हवा अंदर की तरफ कंज्यूम किया है, आपने जो श्वास अंदर की तरफ खींचा है, इंस्पायर किया है, उसे आपने रिटेन करके रखना है और फिर आप 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद उसको रिलीज़ कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाएगा, जिससे आपकी तमाम जो चीज़ें हैं, जो आपकी तमाम जो प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम आपके डाइजेशन से जुड़ी हो, चाहे वो आपके ब्रेन से जुड़ी हो, चाहे वो आपकी मांसपेशियों से जुड़ी हो, चाहे वो आपकी टिश्यू से जुड़ी हो,
कहीं ना कहीं आपको इन प्रॉब्लम में जो है वो बहुत ज़्यादा सुधार देखने के लिए मिलता है। प्राणायाम सिर्फ ऐसा नहीं है कि योगा के पौराणिक इतिहास के मुताबिक उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया हो, बल्कि मेडिकल साइंस के मुताबिक, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी इस तरह की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इस तरह से महत्व दिया गया है। तो पेशेंट कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम सुबह के समय करने की कोशिश करें। मान लीजिए कोई पेशेंट हो सकता है 5 मिनट करें, 7 मिनट करें, 10 मिनट करें। ये पेशेंट की अपनी एक कैपेबिलिटी के ऊपर है कि वो कितने समय तक प्राणायाम कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पेशेंट हैं, हमारे पार्किंसन के पेशेंट हैं, या और भी अगर पेशेंट हैं, मान लीजिए डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो वो कोशिश करें कि घर पे रह के आंगन में जाके सुबह के समय प्राणायाम करने की कोशिश करें, ताकि वो अपने रक्त में, अपने ब्लड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का संचार कर सकें। दूसरी जो योगा की एक्सरसाइज है व्यूवर्स, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बारे में आप ऑब्वियसली पहले सुन चुके होंगे। मेरा मकसद आपको यही बताना है, स्पेशली जो पार्किंसन के पेशेंट हैं उन्हें ये प्रोसीजर दोबारा से बताना है। मकसद बताने का सिर्फ यही है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें, अपनी जो ज़िंदगी की गुणवत्ता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो पार्किंसन की जो बीमारी है वो अपने आप में एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, मतलब समय के साथ जो है बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए, यानी पार्किंसन का जो पेशेंट है उसके लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करे। जितना वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करेगा उतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। जो भी उसको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है, या डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या नेक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट जो है इन आसन के ज़रिए, बेसिकली इन एक्सरसाइज के ज़रिए वो अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं उन पेशेंट के मुकाबले जो ये चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, हमारे क्लिनिक में भी पेशेंट आते हैं, हम उनसे हमेशा इसी बात को बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो योगा एक्सरसाइज हैं या जो स्पेशल एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं, जिनका जिक्र मैं आपको इसी वीडियो में आगे करने वाला हूं, तो वो पेशेंट कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। तो यहाँ एक प्राणायाम का प्रोसीजर ही बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे प्राणायाम कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 प्राणायाम आपको बता दें कि किस तरह से आप घर पे रहकर उनको कर सकते हैं, ताकि आपके रक्त में, आपके शरीर में, आपके ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का संचार हो। तो बात हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम की। अनुलोम विलोम के लिए बेसिकली आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है। उसके बाद में आपको एक हाथ इस तरह से अपनी अवस्था में रखना है, दूसरा जब आप इस तरह से बैठ जाते हैं मैट के ऊपर, चादर के ऊपर, फिर आपको क्या करना है कि आपकी ये जो 2 उंगलियां हैं, इन 2 उंगलियों को बंद कर लेना है और आपको अपने आपकी जो नाक है उसका एक छिद्र पहले बंद करना है, एक जो साइड है उसको बंद करना है, दूसरी से आपको सांस खींचना है और उसी से छोड़ना है। प्रोसीजर इस एक्सरसाइज का बेसिकली योगा का कुछ इस तरह से है, जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी इन 2 फिंगर्स को, अपनी 2 उंगलियों को इस तरह से मोड़ लेना है। उसके बाद जब आप इस तरह से पोजीशन में बैठ जाते हैं तो पोजीशन में एक बात का ध्यान रखें कि आपके शोल्डर आगे की तरफ झुके हुए ना हो। जब आपके शोल्डर कुछ इस तरह से झुके हुए होते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो चेस्ट है उसके एक्सपेंशन को रोक रहे होते हैं। यानी आपने क्या किया कि आपने कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपने इस तरह से एक्सरसाइज किया, तो कहीं ना कहीं आप रेस्ट्रिक्शन से एक तरह से उत्पन्न कर रहे हैं, आप जो है प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं कि आपके जो लंग्स हैं वो पूरी तरह ना फैल पाए। तो कोशिश करें पेशेंट के वो कुछ इस पोजीशन में बैठें ताकि उनका जो चेस्ट है, उनका जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो प्रॉपर हो जाए। तो कोशिश मेरी यही है आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने की कि आप जिस भी अवस्था में बैठें वो आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत फ्लोपी कंडीशन में बैठ जाएं, बहुत ऐसे थकी हुई अवस्था जैसे बोलना चाहिए मुझे, उस अवस्था में बिल्कुल आपको नहीं बैठना है। प्रोसीजर कुछ इस तरह से होगा कि आपने ये करने के बाद आप सबसे पहले अपने दायां जो छिद्र है नाक का, आपको उससे एयर को इनहेल करना है अंदर की तरफ और बाईं साइड से आपको उसको एक्सपायर कर देना है। प्रोसीजर कुछ इस तरह से होगा कि जब मैंने ये प्रोसीजर किया तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आप मान लिए कि आपने हवा को अंदर की तरफ इनहेल किया है तो आप कुछ सेकंड के लिए अपनी जो हवा आपने रिलीज़
आपने जो हवा इंस्पायर की है उसको कहीं ना कहीं कुछ सेकंड के लिए आप रिटेंशन में रखें। जब आपकी हवा जो आपने इंस्पायर की है वो रिटेंशन में रहती है तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एल्वियोलाई है, जो बेसिकली लंग्स में छोटे छोटे जो टिश्यूज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को गेट कर लेते हैं। अब हमारा मकसद आपको सिर्फ ये करवाना नहीं है कि आपकी जो ब्रीदिंग मसल्स हैं बेसिकली कि हम उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाएं, उनको दोबारा से प्रैक्टिस करवाएं, बल्कि हमारा मकसद आपके लिए ये भी है इन एक्सरसाइज को, योगा को करवाने का, कि आपके ब्लड में, आपके रक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का संचरण होना चाहिए, आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेशन होना चाहिए। किस चीज़ का? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का सैचुरेशन तभी ज़्यादा होगा जब आप ऑक्सीजन को रिटेन करके रखेंगे। तो आप यहाँ कोशिश करें, ये आपने किया, आपने बंद किया छिद्र को, आपने इंस्पायर किया, आपने थोड़ा रोक के रखा, फिर आपने उस हवा को रिलीज़ कर दिया। अब जिस साइड से आपने, जिस नाक के छिद्र से आपने उस एयर को रिलीज़ किया था, उसी छिद्र से आप दोबारा से एयर को इनहेल करेंगे कुछ इस प्रोसीजर में। मान लीजिए कि मैंने अपने लेफ़्ट साइड से हवा को एक्सहेल किया था, मतलब बाहर निकाला था, तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि मैं उसी साइड से एयर को जो है इनहेल करूँ अंदर की साइड। पेशेंट यहाँ पर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड इस एक्सरसाइज के यानी योगा के करने की कोशिश करें। आप मिनट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या आप रिपीटेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मान लिया एक बार में आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, या आप 2 मिनट के लिए ये प्रोसीजर कर सकते हैं, थोड़ा फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर दोबारा से इस प्रोसीजर को करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इन एक्सरसाइज को करने का, योगा को करने का मकसद यही है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के कंजप्शन के लिए। इवन जो आपकी थोरेसिक मसल्स हैं, जो आपकी जो चेस्ट मसल्स हैं, जो आपकी और भी मसल्स हैं जो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, कहीं ना कहीं हम उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि आपके ब्रेन में एक बेसिकली बीमारी है कि पार्किंसन के पेशेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, और भी पेशेंट ऐसे देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पार्किंसन के पेशेंट के लिए पर्टिकुलरली ये चीज़ दिखाई जा रही है, बनाई जा रही है, बल्कि हमारा मकसद है जो भी और पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, या किसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के पेशेंट हैं, या कोई भी ऐसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है किसी पेशेंट, तो वो पेशेंट भी इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। जो अनुलोम विलोम है उसके ज़रिए हम यहाँ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी स्किन में या आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स एक्चुअली आए हैं, तो कहीं ना कहीं अनुलोम विलोम या प्राणायाम के ज़रिए हम उन टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर सकते हैं, प्राणायाम के यानी अनुलोम विलोम के ज़रिए। तो पेशेंट जितने हैं हमारे पार्किंसन के, वो कोशिश करें कि अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप डेली अपनी जो ज़िंदगी है उसमें आप योगा को शामिल कर लीजिए। जो एक्सरसाइज, जो वीडियो के ज़रिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए, ताकि आप अपनी जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो जीवन है, उसमें बहुत ज़्यादा गुणवत्ता आ जाए। क्योंकि अक्सर जो पेशेंट होते हैं पार्किंसन के, उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली उनकी वर्सनिंग होती चली जाती है। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरती चली जाती है, कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को प्रॉपर नहीं कर पाते, उनके हाथ में ट्रेमर रहता है हमेशा, या उनकी जो मांसपेशियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी रहती है। इसके साथ में उनके साथ प्रॉब्लम है कि उनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है, एक तरह से उनके जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाते हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है कि उनका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक होगा। ब्रीदिंग पैटर्न ठीक होगा दैट मीन कि उनके जो बॉडी है, उनकी जो ब्लड है, कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा संचरण हो जाएगा। अब शरीर के लिए तमाम चीज़ों के अलावा ऑक्सीजन भी एक सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है, क्योंकि सारे जितने हमारे बॉडीज़ के टिश्यूज़ हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन के बिना हमारे शरीर में कुछ नहीं है। तो ब्रीदिंग, योगा एक्सरसाइज का, अनुलोम विलोम का, प्राणायाम का मकसद हमारा सबसे ज़्यादा
यही है कि कहीं ना कहीं हम आपकी जो ब्रीदिंग है, जो ब्रीदिंग पैटर्न है, जो ऑक्सीजन है, उसके लेवल को कहीं ना कहीं मेंटेन करें, जिससे मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है या डाइजेशन में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है या कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, मान लीजिए सोचना, समझना, चीज़ों को ग्रैब करना, तो उसमें क्या है कि आप इम्प्रूव करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने ब्रेन तक पहुँचा रहे हैं। और ब्रेन हमारी बॉडी में एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा ऑर्गन है, मुझे बोलना चाहिए, कि जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ब्लड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की। तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करिए, किस चीज़ का, ऑक्सीजन का। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करिए और आप अपने और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन तभी इनहेल कर सकते हैं जब आप अपने लंग्स को एक्सपेंड करेंगे। लंग्स को एक्सपेंड करेंगे, बेसिकली कहने का मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना से ज़्यादा आप ब्रीदिंग जो पैटर्न है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, योगा है, उनका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आप ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बढ़ा रहे हैं। और जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हैं, उनमें हमारा मकसद यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है पेशेंट को बॉडी में मिलना चाहिए, उनकी एक्टिविटी बेसिकली बढ़नी चाहिए। तो अनुलोम विलोम पेशेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया, कितने मिनट करना है। हो सकता है कि आपके मूवमेंट में, आपकी ब्रीदिंग में स्लोनेस हो, लेकिन आपको उससे डरना बिल्कुल नहीं है। स्लोनेस है आपकी बीमारी का एक लक्षण है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं बहुत आसानी के साथ में आपके सामने बैठ के अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो पार्किंसन के पेशेंट हैं वो भी इस तरह से, मेरी तरह से अनुलोम विलोम कर पाएँ, प्राणायाम कर पाएँ, या जिस तरह से मैं कपालभाति करने वाला हूँ या कीगल एक्सरसाइज करने वाला हूँ, मेरी तरह कर पाएँ। बस आपको इस वीडियो के ज़रिए मुझे एक तरह से आपको उत्साहित करना है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और बहुत ऐसे पेशेंट हैं, हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, हमसे पूछते हैं सर किस तरह से, हम उनको चीज़ें बताते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, तो सच में यकीन मानिए कि उनकी ज़िंदगी में, उनकी जो जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। जो पेशेंट देख रहे हैं वो भी कोशिश करें, अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हम हर समय आपके लिए अवेलेबल हैं। आप हमसे पूछें कि सर किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, क्या हमको लेना चाहिए। इवन हम डाइट के अकॉर्डिंग भी, डाइट प्लान भी एक्चुअली हम बताते हैं पेशेंट को कि आप ये कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को अपनी डेली लाइफ में आप शामिल करें। तीसरी जो एक्सरसाइज है, जो बेसिकली योगा है व्यूवर्स, वो है कपालभाति। कपालभाति का मतलब आप समझते हैं कि बेसिकली आपके माइंड से रिलेटेड है, आपके ब्रेन से रिलेटेड ही चीज़ है। तो इसमें क्या है कि एक प्रोसीजर है कपालभाति का। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ़ायदे के बारे में, तो कपालभाति का जो मेन प्रोसीजर है, जिस तरह मैंने उन पिछली 2 एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया, सेम ही चीज़ है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। कहीं ना कहीं आप अपनी ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, लेकिन कपालभाति में आप अपने जो एब्डोमेन है, जो आपके पेट की जो मांसपेशियां हैं, कहीं ना कहीं आप उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। फोर्सफुल एक्सपायरेशन का मतलब होता है, जैसे आपने कोई सांस लिया तो आप फोर्सफुली उस सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं। अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न की बात करें तो हमको पता नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं, ऐसे नॉर्मली चीज़ें जो चलती रहती हैं, आपको पता नहीं होता कि आप सांस अंदर ले रहे हैं, फिर आपने सांस को बाहर छोड़ दिया। लेकिन जब हम कपालभाति कर रहे होते हैं तो हम, या कपालभाति को भी छोड़िए, जो हम प्राणायाम के एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, जो योगा कर रहे होते हैं, इन एक्सरसाइज में आप पूरा का पूरा इंटेंशनली इन्वॉल्व होते हैं। आपका ब्रेन इन्वॉल्व होना चाहिए। जब तक, याद रखिए, जब तक आपका प्राणायाम में आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, तब तक आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपनी जो बॉडी है, जो अपनी बॉडी की जो चीज़ें हैं, आप अपने ब्रेन से उनको कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कपालभाति में भी हमारा मकसद यही है। अगर फ़ायदों के बारे में बात करें तो कपालभाति के पेशेंट सबसे ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि एब्डोमेन के उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि हमारे लंग्स के नीचे एब्डोमेन होता है जो हमारा मदद करता है हमारी ब्रीदिंग की टेक्निक्स में, हमारे ब्रीदिंग के पैटर्न में। तो कहीं ना कहीं जब हम एक्सपायर कर रहे होते हैं एयर को, तो वो हमारी बॉडी से जो एलर्जेंस हैं, जो बेसिकली एलर्जी कॉज करते हैं, या जो टॉक्सिन्स हैं, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो जाता है। हम जब फोर्सफुली एयर को बाहर फेंक रहे होते हैं, कि मान लिया मैंने एकदम से, जैसे हम छींक देते हैं किसी चीज़ को, तो एक तरह से हम अपने जो लंग्स हैं, अपने जो फेफड़े हैं, या बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं। सेम प्रोसीजर जो है वो हम कपालभाति के ज़रिए यहाँ पर करने वाले हैं।
तो आज कपालभाति का मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। आपको एक मैट के ऊपर कुछ इस तरह से बैठ जाना है। कोशिश करें कि आप आंगन में जो खुला हुआ आसमान के नीचे हो, आप उसमें आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। सेम इस तरह से आप पोजीशन में बैठ जाएंगे, आप आंखें बंद करें, कोशिश करें कि अपने ब्रेन को, अपनी सोच को अपनी पूरी बॉडी के साथ जोड़ने की कोशिश करें कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए। आप इंटेंशनली चीज़ों को कर रहे हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली चलते हैं तो हमको ऐसे नहीं होता कि हमारा ब्रेन सीधा हमारे लेग्स के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं जुड़ा होता है, लेकिन एक इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल है कि आपका जैसे ब्रीदिंग है, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मली चल रही है, आप सो रहे हैं तब भी आपकी ब्रीदिंग चल रही है, आप नहीं सो रहे हैं तब भी आपकी ब्रीदिंग चल रही है। तो लेकिन इस प्रोसीजर में, कपालभाति में या प्राणायाम में आपको क्या करना है कि आपको इंटेंशनली इन्वॉल्व होना है कि हाँ मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, मेरी जो चेस्ट है, मेरी जो लंग्स है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड हो रहे हैं, मैं अपनी जो बैली है, जो मेरी पेट है, जो मेरी एब्डोमेन की मसल्स हैं, कहीं ना कहीं मैं उनका मूवमेंट कर रहा हूँ। तो कपालभाति फिर किस तरह से करेंगे, आप इस तरह से बैठें। इस तरह से बैठने के बाद आपको फोर्सफुली जो है एयर को सिर्फ बाहर की तरफ फेंकना है। जब आप इस तरह एयर को बाहर की तरफ फेंक रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इनहेल भी करें, तो क्योंकि कहीं ना कहीं इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल के ज़रिए वो अपने आप एयर अंदर की तरफ चली जाती है। लंग्स जब एक तरह से सिकुड़ जाते हैं तो वो दोबारा से एयर को, प्रेशर की वजह से दोबारा से एयर को अंदर घसीटने लगता है। तो आपको क्या करना है, अपने पेट को अंदर की तरफ प्रेशर लगाना है। आपने देखा भी होगा, कई वीडियोज़ में आपने योगा की देखी होगी, योग गुरु बाबा रामदेव जी को आपने देखा होगा, उसमें वो स्पेशली बताते हैं चीज़ों के बारे में। तो यहाँ मैं वही आपको प्रोसीजर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पोजीशन में आपको बैठना है, इस अवस्था में आपको बैठना है, आंखें आपको बंद करनी है। उसके बाद में कुछ इस तरह से आपको करने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप ये टेक्निक करेंगे उतना ज़्यादा आप क्या होगा कि आप अपने एब्डोमेन के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कर रहे होंगे। यहाँ पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, उन पेशेंट को स्पेशली जिन्हें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, क्योंकि एब्डोमेन की मसल्स कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं कि उनके जो जेनाइटल ऑर्गन हैं, लाइक जो एब्डोमेन की मसल्स हैं, वो कहीं ना कहीं और जो ऑर्गन हैं उनको भी सपोर्ट दे रही होती हैं। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि हमारे पेट के पीछे जो हमारी आंतें मौजूद हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं एब्डोमेन की मसल्स हैं, उनको भी सपोर्ट दे रही होती हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एब्डोमेन की मसल्स को भी मजबूत करें। और मैं आगे इसी वीडियो में आपको कीगल एक्सरसाइज बताऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से और चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एयर को बाहर फेंक रहे हैं। जितना आप बाहर फेंकेंगे, अपने लंग्स को खाली करेंगे, उतना ज़्यादा आप जो है एयर को दोबारा से इनहेल कर सकते हैं। दोबारा से इनहेल करेंगे, एक फ्रेश एयर आएगा आपकी बॉडी में। जितना ज़्यादा फ्रेश एयर आएगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, आपके फिंगर्स हैं, या और भी जो मसल्स हैं, या और भी जो ऑर्गन्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, दैट मीन कि आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। स्पेशली जो न्यूरो के पेशेंट हैं, स्पेशली जो पार्किंसन के हमारे पेशेंट हैं जो क्लिनिक में आते हैं, हमसे पूछते हैं अक्सर से कि सर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा में क्या करना चाहिए। तो उनके लिए बेहद ये ज़रूरी है कि वो कपालभाति की एक्सरसाइज ज़रूर करें घर पे रह के। कोई उतना मुश्किल नहीं है। हो सकता है कि मेरे जो रिपीटेशंस हो बहुत जल्दी हो रहे हो। मान लिया कि मैं रिपीटेशन बहुत जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्मल है। मैं एक हष्ट पुष्ट इंसान हूँ, मुझे ऐसे कोई ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, मेरी ब्रीदिंग भी बिल्कुल पैटर्न ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जो पार्किंसन के पेशेंट हैं, क्योंकि उनका जो मूवमेंट है, उनके जो ब्रीदिंग पैटर्न है, उनका जो चलना है, उठना बैठना, तो वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो पेशेंट स्लोनेस के साथ में, मान लीजिए इस तरह से भी अगर वो कोशिश करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि आपको करना ज़रूर है, कि आपको अपनी इच्छा शक्ति को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करना है कि हाँ मुझे कपालभाति आज करनी है, मुझे डेली कपालभाति की जो एक्सरसाइज है, जो योगा है, वो मुझे करना ही करना है। बिना करे मेरी ज़िंदगी में गुणवत्ता नहीं आ सकती। आप बिना, यकीन मानिए कि आप बिना करे कपालभाति, प्राणायाम, कुछ भी अनुलोम विलोम आप अगर नहीं करेंगे तो अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आप नहीं करेंगे तो आपके लिए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं सुधर पाएगी, आपका ऑक्सीजन का लेवल नहीं बढ़ पाएगा, आपका जो कंसंट्रेशन है बेसिकली ऑक्सीजन का वो अच्छे से नहीं बढ़ पाएगा। ब्लड के लिए सबसे ज़रूरी कि ब्लड नहीं बनेगा, उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, आपके जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में वो अच्छे से रिलीज़ नहीं होंगे।
तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो योगा की आपको एक्सरसाइज बताई गई हैं वो आप कोशिश करें। कपालभाति जिस तरह पोजीशन में मैंने बताया कि आपको अंदर की तरफ पेट को खींचना है और एयर को बाहर की तरफ जो है रिलीज़ करना है। जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चौथी जो एक्सरसाइज है व्यूवर वो है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारे डॉक्टर से आपने सुना होगा कि आपको कीगल एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, तो आप कोशिश करिए कि कीगल एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में कीगल एक्सरसाइज है क्या। तो देखिए, कुछ पेशेंट के लिए जिनको स्पेशली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या जो फीमेल लेडीज़ हैं प्रेगनेंसी के बाद में उनकी जो मसल्स हैं, जो एब्डोमेन की मसल्स हैं, जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती हैं। तो हमारा मकसद क्या है, स्पेशली हमारा जो मकसद है वो पार्किंसन के पेशेंट के लिए है। पार्किंसन के पेशेंट अक्सर शिकायत करते हैं कि सर हम यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, हमारे स्पेशली जो है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो किस तरह की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, बेसिकली कि हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने पेशाब को यानी यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनका यूरिन बिना इंटेंशन के मतलब एक तरह से एकदम मिक्चुरेशन जो प्रोसेस होता है रिलीज़ हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो वो किस तरह की एक्सरसाइज करें कि अपने ब्लैडर के कंट्रोल को अच्छा इम्प्रूव कर सकें। जो उनका यूरिन पास हो जाता है तो किस तरह की वो एक्सरसाइज करें कि उनका जो यूरिन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो होल्ड कर पाएँ, एकदम से पास आउट ना हो। इसके अलावा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो पेशेंट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जेनिटल ऑर्गन में प्रॉब्लम है, वो भी कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। पार्किंसन के पेशेंट हैं, अगर उनको स्लोनेस है बहुत ज़्यादा मूवमेंट में, उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, बहुत ज़्यादा शीघ्र पतन जैसे हम बोलते हैं हो जाता है, तो वो पेशेंट भी कहीं ना कहीं कीगल एक्सरसाइज को कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज जो है वो हमारी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनकी एक तरह से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब पेल्विक फ्लोर की मसल की एक्सरसाइज स्पेशली आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर तब बनता है जब आप एक अलग तरह के प्रोसीजर से उनकी एक्सरसाइज करते हैं। तरीका क्या होगा, मान लीजिए जो आपका एनल रीजन होता है जहाँ से आपका स्टूल पास आउट होता है, या जो लेडीज़ पेशेंट है उनका जो वेजाइनल ओपनिंग है, या जो मान लीजिए जो मेल पेशेंट है उनके स्क्रॉटम है वो हैं, तो उसके जो बीच का जो हिस्सा एक तरह से होता है, उसके बीच में जो स्पेशली मसल्स होती हैं उनको हम पेल्विक फ्लोर की मसल्स कहते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जब मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ दैट मीन आपको अपने जो एनल रीजन है या आपका जो स्क्रॉटम है या जो आपके वेजाइनल मसल्स हैं उनको ऊपर की तरफ आपको खींचना होता है, एक तरह से स्क्वीज़ करना होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जब आप खींचते हैं दैट मीन आप उन मसल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हैं। उससे क्या असर होगा कि यही मसल आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट लेके आती हैं। अगर कोई पेशेंट है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। या जो फीमेल पेशेंट हैं जिनकी प्रेगनेंसी हुई है, अभी उन्होंने डिलीवरी हुई है, उनकी बहुत ज़्यादा ऐसे मसल्स बहुत ज़्यादा जो है वो वीक हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो फीमेल पेशेंट भी ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। या तीसरे अगर हम बात करें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट जो है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट, वो भी कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और यकीन मानिए इन एक्सरसाइज को करने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है। ये बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। स्पेशली मैंने ये पार्किंसन के पेशेंट के लिए हमने कोशिश की है कि उनको बताई जाए कि आप कीगल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जो जेनिटल ऑर्गन की जो मसल्स हैं, जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, उन्हें स्ट्रेंथन कर सकें। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, देखिए कई तरह से आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि कोई इस तरह से करवा रहा है, कोई इस तरह से करवा रहा है। तो वहाँ इंटरनेट पे क्या होता है कि आपको जो बेसिक जो मसल्स हैं, जो पेल्विक फ्लोर के एक्चुअल में मसल्स हैं, उनकी वो स्ट्रेंथनिंग नहीं करवा पाते। कुछ आपने देखा होगा वीडियोस बहुत ज़्यादा ऐसे बना दी गई हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वो स्पेशली टारगेटेड नहीं है पेल्विक फ्लोर की मसल्स के लिए। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्पेशली पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग बता दूं। तो कीगल एक्सरसाइज के लिए व्यूवर सबसे आपको पहले करना ये है कि आपको इस पोजीशन में बेड के ऊपर या किसी मैट के ऊपर लेट जाना है। बेसिकली हम ब्रीजिंग करेंगे, लेकिन ब्रीजिंग स्पेशली उन पेशेंट के लिए होती है कि जो अपनी जो कोर की मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, या मान लिया कि जो एब्डोमेन की मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। लेकिन हम ब्रीजिंग की एक्सरसाइज में एक वेरिएशन करेंगे जिससे हम जो पूरा का पूरा फोर्स है उसे ट्रांसफॉर्म करें पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए। अब आप क्या करेंगे, इस पोजीशन में आप लेट गए, आप इस तरह से हैं, और इस तरह से रहने के बाद आप जब ऊपर की तरफ इस तरह से उठते हैं,
आप देख रहे होंगे कि आपका पूरा का पूरा प्रेशर जो है आपकी जो ग्लूटियल मसल है, जो बेसिकली आपकी बटक की मसल्स हैं या आपकी जो कोर की मसल्स हैं, जो आपकी कमर की मसल्स हैं, उनके ऊपर आ रहा है। लेकिन यहाँ आपको ये करना है, जब आप अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो जिस हिस्से के बारे में मैंने बात की थी कि आपका जो एनल रीजन है, जो आपका वेजाइनल जो मसल्स हैं, जो वेजाइनल हिस्सा है, या मान लीजिए जो स्क्रोटम है, उसके बीच में जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं पेरिनियम। तो उसमें क्या करना है, आपको उस हिस्से को ऊपर की तरफ खींचना है। एक तरह से आप कोशिश करेंगे कि आप अपने एनल रीजन को और अपने जो स्क्रोटम है या आपकी जो वेजाइनल मसल्स हैं उन्हें ऊपर की तरफ स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप उन मसल्स को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब इस पोजीशन में रह के, यानी आप ब्रीजिंग में रह के जब उन मसल्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं, दैट मीन कि आप उन मसल्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हैं। आप दोबारा से एक रिलैक्स पोजीशन में चले गए, फिर से आपने अपने कमर को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाया और आपने दोबारा से अपने एनल रीजन को, जहाँ से आप स्टूल पास आउट करते हैं, जहाँ से आपकी पॉटी बेसिकली आती है, और इसके अलावा जो आप जो फीमेल पेशेंट हैं जो जिनकी वेजाइनल मसल्स हैं, जो वेजाइनल हिस्से को एक तरह से स्क्वीज करना है, इसके अलावा जो मेल पेशेंट हैं उनका जो स्क्रोटम है, आपको उन हिस्सों को ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है, एक तरह से खींचना है। जब आप इस तरह से खींचते हैं तो आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल है, कहीं ना कहीं उनमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग आती है। फिर आपको रिलैक्स पोजीशन में चले जाना है। यकीन मानिए जितने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट अपने जो यूरिन है उसको होल्ड नहीं रख पाते हैं, उनका पास आउट हो जाता है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा जो उनके जेनाइटल ऑर्गन हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, या और कोई भी कंडीशन हो, एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो, जेनाइटल ऑर्गन में यानी जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो, तो कहीं ना कहीं पार्किंसन के पेशेंट स्पेशली इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो कोशिश करें। इसके अलावा इसी एक्सरसाइज को मैं दूसरे वेरिएशन से भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि अब इसी तरह से मैं ब्रीजिंग करूँगा, लेकिन जब मैं ऊपर की तरफ इस तरह से उठाऊँगा तो मेरे दोनों जो पैर है वो इस तरह से एक्सपेंड होने चाहिए, और यहाँ भी मैं कोशिश करूँगा कि स्क्वीज करूँ अपने एनल और अपने स्क्रोटम वाले हिस्से को। जितना मैं अपनी तरफ उसे खींचूंगा, बेसिकली मैं अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदर की तरफ मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ ताकि मैं उस हिस्से को खींच पाऊँ। जब मैं इस तरह से खींचता हूँ तो मेरी जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हो जाती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मजबूती हो जाती है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी बेसिकली जो आपकी मसल्स हैं जो यूरिनरी ब्लैडर को आपके सपोर्ट करती हैं, या जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन हैं उनको सपोर्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। दैट मीन आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो स्पेशली जो पार्किंसन के पेशेंट हैं जिनको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जो ब्रैडीकाइनेसिया डेवलप हो गया यानी उनके मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं, तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो पेशेंट है, जो पार्किंसन के पेशेंट हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो वो अपनी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। किसके ज़रिए? प्राणायाम आपने किया, फिर आपने अनुलोम विलोम किया, फिर आपने कपालभाति किया, और स्पेशली आपने कीगल एक्सरसाइज किया। कीगल एक्सरसाइज जैसे मैंने अभी बताया कि स्पेशली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट के लिए बेहद ज़रूरी एक्सरसाइज है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो छूट गई है आप हमसे बताना चाहते हैं, या कोई और सिम्टम है जो आपको आ रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे डॉक्टर जो है हर समय आपके लिए अवेलेबल हैं। नीचे जो आपको नंबर दिए जा रहे हैं आप हमेशा हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स किसी भी समय आपके लिए अवेलेबल हैं। धन्यवाद।